Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, अगर वीडियो देखना आरंभ ही कर दिया है तो 1 मिनट बाद सुन लीजिएगा। 30 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, लेवल 1 लेवल 2 किसी भी लेवल से आप रीड की तैयारी कर रहे हो। 5 टेस्ट पेपर है हालांकि ये, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस टेस्ट को पूरा करके देखो। एग्ज़ाम जैसी फीलिंग नहीं आ जाए तो मेरा चैनल देखना ही बंद कर देना। आज से 30 के 30 ही प्रश्न बिल्कुल एग्जाम जैसी फीलिंग लेकर आऊंगा बिल्कुल आपके अंदर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। पूरे ही 30 क्वेश्चन हाई लेवल के, लेवल बहुत हाई रहने वाला है। मतलब क्वेश्चन वही मिलेंगे जो रीट 2021 का जो एग्जाम का लेवल हो सकता है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं, सोच पर आधारित प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है, समझकर करेंगे एक एक चीज को। शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा के गिरते स्तर, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन और शैक्षिक पिछड़ापन। बताइए कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान में आती है? मित्रों, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा शैक्षिक पिछड़ापन। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न 1 में। देखिए, शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा के गिरते स्तर और विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, ये शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं आता है साथियों, बल्कि शैक्षिक पिछड़ेपन की जो समस्या, ये तो गवर्नमेंट की समस्या है, विद्यालय प्रबंधन की समस्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की नहीं है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। आपके दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 को अच्छी तरह से एक एक विकल्प को समझना है, फिर आंसर देना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों के बेहतर अवसर मिलते हैं और बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। प्रश्न 2 में राइट आंसर का चयन कीजिए। मित्रों, प्रश्न पूछ रहा है आपसे, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि साथियों बच्चों की विकास दर भिन्न होती है। व्यक्तिगत ध्यान दोगे तो सभी बालक का जो विकास है वो अलग अलग दर से होता है और वह सभी जो बालक है वो अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से उन पे ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न 2 में भी चौथा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन मित्रों, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्म केंद्रिकता, सजीवतावाद है ये ना, यथार्थवाद और वैयक्तिकतावाद, किसके द्वारा बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है? तो मित्रों, बालक आत्म केंद्रित होता है, ये भी चिंतन का एक प्रकार है। सजीवतावाद, ये भी एक चिंतन का प्रकार है। यथार्थवाद, वास्तविक चिंतन, ये भी चिंतन का एक प्रकार है। लेकिन वैयक्तिकवाद ये कोई चिंतन का प्रकार नहीं होता है, इसलिए यहां पर भी आपका चौथा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न 3 में भी मैंने कहा था थोड़ा समझिए, यूं मत सोचो कि भाई यह आंसर नहीं रहेगा, लगातार 2 में 4 हो गया तो तीसरे में चौथा नहीं होगा। प्रश्न को समझो और फिर करो। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों। निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? आत्मरक्षा, जिज्ञासा, पुत्रेषणा और पलायन। राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? वो कौन सी मूल प्रवृत्ति है जो बच्चों को सिखाने के लिए, उनको अभिप्रेरित करने हेतु काम में आप ले सकते हो? तो भाई साहब, अभिप्रेरित करना है, सिखाना है, तो वो होती है जिज्ञासा। अगर बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो अपने आप उस चीज को सीखेंगे। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों, प्रश्न
4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न 5 है आपका, ये प्रश्न 5 थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा बस। देखिए, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव कीजिए साथियों। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वह अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब यूं बताओ, प्रश्न पूछ क्या रहा है और आपने ऑप्शन कौन कौन से पढ़े? देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को और राइट आंसर का चयन कीजिए। साथियों, मैंने कहा था एग्जाम जैसी फीलिंग नहीं अगर आ जाए माइंड में तो चैनल को देखना ही बंद कर देना। कहा था मैंने ऐसा आपसे। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है आपसे, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो साथियों, अधिगम और परिपक्वता के संबंध में आपका प्रथम कथन सही है। किस प्रकार कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। ये सही है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है मानव विकास गर्भावस्था से आरंभ होता है और यह जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक चलता है। मतलब ये विकास चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो साथियों, ये परिपक्वता पे जाके नहीं रुकता है, परिपक्वता पे रुकती है अभिवृद्धि। तो साथियों, अगर जो विकास भी परिपक्वता पे रुक जाता तो फिर मनुष्य निम्नतम तक ही रह जाता। साथियों, ये कथन सत्य है प्रथम विकल्प में। यहाँ प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 5 में। अब दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प कैसे गलत है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। वीडियो बड़ा बनेगा आपका ये, क्योंकि समझा करके बनाना पड़ेगा इस वीडियो को। देखिए, दूसरा विकल्प है आपका, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। भाई, संभाव्य क्षमता सीमा की बात कर रहे हैं तो विकसित नहीं हो सकते हैं, ऐसा होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। अब देखो, तीसरा विकल्प क्यों गलत है? क्योंकि बालक विकास की दृष्टि से सीखने के लिए तो तैयार नहीं है, फिर भी अधिक प्रयास करवा रहे हो तो क्या फिर वो सीख सकेगा? नहीं सीख सकेगा साथियों। और बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। गलत बात है ना, समय लो, विचार करो और फिर उसके अंतर्निहित शक्तियों को प्रोत्साहित करो। इसलिए यहाँ ओनली प्रथम विकल्प ही सही है प्रश्न 5 में। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है और शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। विकल्प नंबर प्रश्न 6 में कौन सा सही है? 1, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। मतलब अगर अभिप्रेरणा होगी तो सीखने के प्रति रुचि भी बढ़ेगी साथियों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। ये देखिए 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? निर्मितवाद उपागम का चयन कीजिए साथियों। छात्र जो नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करता है, छात्र जो नवीन सूचना को विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, छात्र जो नवीन सूचना यदि पूर्व ज्ञान से जिसे वह सच मानता है इससे विरोधाभासी हो तो उसे नहीं सीखता, और छात्र जो शिक्षक का इंतजार करते हैं कि वह उसे विशिष्ट प्रकरण के बारे में उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर नवीन सूचना को देगा। तो कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है साथियों? प्रश्न को अच्छी तरह से समझो और फिर आंसर दो। बताए राइट आंसर प्रश्न 7। जी हाँ, अगर आपका विकल्प नंबर 2 सही है तो बिल्कुल आप सही हो, क्योंकि जो छात्र नवीन सूचना को विस्तार से विश्लेषण करेगा, व्याख्या करेगा और उसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखेगा, इसको ही निर्मितवाद उपागम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? निर्मितवाद उपागम।
विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है? इदम, अहम, परम अहम और लिबिडो। तो साथियों वास्तविकता के नियम पर आधारित है जो जिसमें तर्क दिए जाते हैं, ईगो या अहम। दूसरा विकल्प सही है आपका प्रश्न 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे साथियों। आपके 9वां क्वेश्चन आपके आता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आ चुके हैं हम। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, देखो फ्रायड है, जीन पियाजे है, अन्य मनोवैज्ञानिक है, इन सभी ने जो व्यक्तित्व का विकास है उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया है, लेकिन पियाजे ने क्या बताया है? कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, कहा है कि शेष अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, और कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में, और इनमें से कोई नहीं। विकल्प कौन सा सही है? बेशक तीसरा विकल्प सही है साथियों, क्योंकि संज्ञानात्मक बदलाव जीन पियाजे, यहां से आप इसको पकड़ सकते थे प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं साथियों। आपके 10वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 को। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है ना, के द्वारा सिखाने को संबंधित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं रखने और विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो राइट आंसर बताइए। क्या बात है साथियों, बहुत अच्छे। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने के द्वारा सिखाने को संबंधित कर सकता है कि वो अपेक्षा वही रखो जो वास्तविक हो, ज्यादा उच्ची भी मत रखो। ज्यादा उच्च स्तर पे जाओगे तो फिर गिरोगे नीचे, इसलिए विकल्प 1 सही है प्रश्न 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं साथियों। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की इस रचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? प्रश्न 11 में सही आंसर देखिए, फ्रायड, लेविन व फ्रायड, स्मिथ व लेनिन, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कौन सा वो मनोवैज्ञानिक है जिसने व्यक्तित्व की इस रचना के अंतर्गत गत्यात्मकता और स्थलाकृति इन दोनों पक्षों का अध्ययन किया? तो गत्यात्मकता और स्थलाकृति इन दोनों पक्षों का अध्ययन लेविन व फ्रायड के द्वारा किया गया था। विकल्प नंबर 2 सही है आपका यहाँ प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। क्वेश्चन इसी प्रकार से किए जाते हैं साइकोलॉजी का। इतना ही टाइम लगता है, वो तो पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एग्जाम में भी टाइम लगेगा। यूँ मत सोचना 30 क्वेश्चन 10 मिनट में करके बैठ जाऊंगा, दिमाग घूम जाता है भाई साहब। प्रश्न 12 है, एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है, समर्थी, योग्य एवं परिश्रमी है, कोई उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थ है और स्वयं पर एवं दूसरों पर विश्वास करते हैं। तो देखिए समर्थी, योग्य एवं परिश्रमी है, ये तो कोई बात नहीं है कि इसके कारण आप समायोजन नहीं कर सकते। स्वयं एवं दूसरों पर विश्वास करते हैं, विश्वास करना तो अच्छी बात है, तो ये भी नहीं होगा। यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है तो फिर आप अपने व्यक्तित्व को समायोजन भी नहीं कर सकते। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। व्यक्तित्व विकास में वाटसन ने, जीबी वाटसन का नाम सुना है ना सभी ने? नहीं सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है? सुन रखा है सभी ने। वातावरण को आनुवांशिकता से अधिक श्रेष्ठ माना है, आनुवांशिकता को वातावरण से अधिक श्रेष्ठ माना है, दोनों का महत्व समान माना है और ग्रंथियों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर चुनिए साथियों। अब इसमें आप क्या करोगे, अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाओगे और विकल्प 3 सही करोगे जो बिल्कुल गलत है। आप अगर इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लेते सही तरीके से, बड़ी आसानी से आंसर सही दे सकते थे साथियों। मित्रों बात की जा रही है जेबी वाटसन की। एक कथन है, मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं चाहूं। तो कैसे, मतलब आनुवांशिकता कुछ होती ही नहीं है, तो फिर किसके प्रभाव को माना है? वातावरण को आनुवांशिकता से अधिक श्रेष्ठ माना है साथियों।
विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका। मैंने क्या कहा था, एक्स्ट्रा मत लगाओ, सही तरीके से लगाओ। साथियों ये सभी के लिए कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए मैं ऐसा कहता हूं, लेकिन मेरे कहने का आप अर्थ समझा करो। मेरा ये मैं इसलिए कहता हूं कि ताकि आपके चुभन हो कि यार सर हमारी बेइज्जती करते हैं और आप और ज़्यादा पढ़ो। मोटिवेशन भी आप इसको कह सकते हो एक तरह से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे साथियों। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींच कर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। और व्यक्तिगत विभिन्नता वंशक्रम के कारण होती है। तो साथियों कौन सा कथन बेस्ट लग रहा है आपको? सही ढूंढना है बिल्कुल। अगर आपने प्रथम विकल्प का चयन किया है कि यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, बिल्कुल साथियों। भले IQ 100 हो 10 विद्यार्थियों की, लेकिन फिर भी उनकी जो उपलब्धि है वो अलग अलग रहेगी, उनमें भिन्नता हो सकती है मित्रों। प्रश्न 14 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, दोनों, एक व दो और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों व्यक्तिगत भेद में हम विचलनशीलता भी पाते हैं और प्रतिमानता भी पाते हैं, तो तीसरा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न 15 में मैंने कहा था 30 क्वेश्चन है पूरे, तो अभी 15 ही क्वेश्चन हुए, अभी आपके 15 क्वेश्चन और बच रहे हैं मित्रों। तो इन 15 क्वेश्चनों को भी अभी करेंगे। और मैंने पहले किया था कि एग्जाम जैसी फीलिंग आएगी, आपको लग रहा होगा पेपर का लेवल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, और मैं अभी कह दूं अगर इसका भी लेवल नहीं लग रहा है तो फिर भाई आप महान हो, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आप 100% मेरिट दोगे आप स्टेट लेवल पे। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने हैं 30, 60, 80 और 120। बेशक 120 इसका सही आंसर है साथियों। चौथा बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वंचित समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक है, वाचित नहीं है, सॉरी ये वाचित, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षणों द्वारा और वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षणों। मतलब यहाँ पर जो ये तय है इसका मतलब क है। तो साथियों प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किससे किया जाता है मित्रों? यहाँ पर राइट आंसर है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। नॉर्मली जो अवाचिक जो या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होते हैं सामूहिक रूप से, उनके द्वारा एक साथ कई लोगों की बुद्धि का मापन किया जाता है, वो भी क्रियात्मक वाले में। तो साथियों इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का घन का निर्माण करना, ब्लॉक का छेद में फिट करना, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना और सरल गणित समस्या हल करना। मित्रों निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, जो आप कार्य करते हो। तो इन तीनों में तो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, निष्पादन कर रहे हो, लेकिन सरल गणितीय समस्या हल करना ये निष्पादन, और ये है चौथा अधिगम। और अधिगम और निष्पादन एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ पर पूछा है निष्पादन। विकल्प 4 सही है प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखेंगे साथियों। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्न में से कौन सा है? कमजोरियों का ज्ञान न कराना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, आकांक्षा का उचित स्तर तय करना और समस्या का समाधान न करना। तो साथियों शिक्षक का योगदान होता है जो बालक की जो आकांक्षाएं हैं उसका उचित स्तर तय करे। विकल्प 3 सही है प्रश्न 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 साथियों। प्रश्न 20 है निम्न में से कौन सी तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? रुकावट दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, उदात्तीकरण और दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तो साथियों समायोजन की दो प्रकार की विधियां होती है, एक तो होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जो समस्या आती है उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से उसका समाधान कर लिया जाता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा प्रत्यक्ष है,
लेकिन उदात्तीकरण सब्लिमेशन जिसको कहते हैं साथियों, वो एक अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती है। विकल्प 3 सही है प्रश्न 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 21। एक पत्नी का अपने पति से प्रथम बार झड़प होने पर अपने माँ के घर लौट आ जाना एक उदाहरण बनता है। युक्तिकरण का, प्रतिक्रिया निर्माण का, प्रतिगमन का, और इनमें से कोई नहीं। तो पत्नी का अपने पति से प्रथम बार झड़प मतलब पत्नी की लड़ाई किससे हुई? पति से। और वो पत्नी कहाँ पर चली गई? पति को छोड़कर अपनी मम्मी जी के यहाँ चली गई भाई वो तो फिर इसको हम कहेंगे प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब होता है पूर्व की अवस्थाओं में लौट जाना। आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, अधिक नंबर प्राप्त करता है, आज्ञाकारी है और गृह कार्य को पूरा करता है और कक्षा में अनुशासन भंग करता है। तो मित्रों कोई भी बालक तभी सृजनात्मक कहा जाएगा जब वो जिज्ञासावश प्रश्न पूछेगा मित्रों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, और तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो मित्रों देखिए ध्वनि परिवर्तन हो रहा है, स्पष्ट उच्चारण है तो वाणी दोष है, हकला रहा है, तुतला रहा है, वाणी दोष है, अस्पष्ट बोल रहा है, वाणी दोष है, लेकिन धीमी गति से बोल रहा है या तेज गति से बोल रहा है तो फिर इसको आप वाणी दोष नहीं कह सकते। दूसरा विकल्प सही है 23 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। अंतरपरक अनुदेशन है ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कुछ अलग करना, और अव्यवस्थित अवस्था स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियों। मित्रों अंतरपरक अनुदेशन किसे कहा जाता है कि कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कुछ अलग करना ही अंतरपरक अनुदेशन कहलाता है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 24 में। नेक्स्ट 25। एनसीएफ 2005 की में बात की गई है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जिसको कहते हैं, उसमें कौन सी बात की गई है साथियों? विकल्प देखिए। ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है इससे ही, और इसकी संरचना भी होती है। शिक्षक शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर होता है, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित हो, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है कि ज्ञान स्थायी होता है, इसे दिया जाता है, इसका विकास होता है और इसकी संरचना भी होती है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 25 में। अब 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं मित्रों, तो 5 क्वेश्चनों को और देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 कमेंट करके जाइएगा, जितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट करके जरूर जाइएगा साथियों, ताकि मुझे भी पता चले कि इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो कुछ फर्क पड़ा भी कि नहीं पड़ा, जरूर कमेंट करें। क्युर्रे शब्द का अर्थ है मैदान में दौड़ना, मैदान में टहलना, घास का मैदान और दौड़ का मैदान। तो साथियों क्युर्रे शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न 26 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। लेकिन यार ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, लाल बटन, लाल वाला सब्सक्राइबर जिसको जो आपको दिख रहा है उसको जरूर क्लिक करें। टारगेट है कि जनवरी में 100 के सब्सक्राइबर करना है पूरे। टारगेट है साथियों, एक तरह से आप टारगेट मान सकते हो। मुझे लगा कि यार हो सकते, मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन अब तो मुझे लगने लग गया कि इतने लोग जुड़ चुके हैं तो 1 लाख भी कभी ना कभी तो पूरे हो ही जाएंगे साथियों। दिल्ली तमन्ना है, कुछ विशेष लेकर आऊँगा आपके लिए, कुछ स्पेशल। 1000 रुपये की जो चीज़ें आप पढ़ने के लिए खरीदते हो उन सभी चीज़ों को जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तोहफे के रूप में लेके आऊँगा साथियों, तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। प्रश्न नंबर 27। पाठ्यक्रम निम्न में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित, मध्यस्थ, स्वतंत्र और सभी। मित्रों स्वतंत्र चर होता है छात्र, आश्रित चर होता है अध्यापक,
मध्यस्थ चर होता है साथियों, मध्यस्थ चर होता है पाठ्यक्रम। इस प्रकार से अब आप सोच रहे होंगे कि स्वतंत्र चर तो अध्यापक होता है, आश्रित चर छात्र होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है। इसमें बालक को स्वतंत्र चर माना गया है, अध्यापक को आश्रित चर माना गया है और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर माना गया है। अगर जानकारी उल्टी है तो सीधी कर लीजिए इसको। 27 में दूसरा विकल्प सही रहेगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है सामाजिक बुराइयां, नगर और गांव की गंदगी, छात्रों में धूम्रपान की लत और उपरोक्त सभी। क्या हल की जा सकती है क्रियात्मक अनुसंधान से? तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ किया जाता है? विद्यालय में। विद्यालय के द्वारा, विद्यालय के लिए ये इसका सिद्धांत है। तो छात्रों में धूम्रपान की लत विद्यालय की समस्या है। भाई नगर गांव की गंदगी है तो आप विद्यालय की थोड़ी समस्या है वो, इसलिए यहाँ दूसरा पहला नहीं रहेगा बल्कि तीसरा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट 29, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटने से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन और छात्रों का हित। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की उपयोगिता का सबसे मुख्य कारण होता है साथियों निष्पक्ष मूल्यांकन। इसमें किसी का भी पक्ष नहीं ले सकते। विकल्प नंबर 3 सही है 29 में। और आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए कैसा लगा टेस्ट पेपर। मजा आया? नहीं आया मजा? यार फिर तो यार आपकी तैयारी बहुत आगे निकल चुकी है, मजा नहीं आया इसमें भी। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, सफलता से बचने की प्रवृत्ति और बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। क्या है उपलब्धि अभिप्रेरणा? साथियों चुनौतीपूर्ण कार्य में करने में डटे रहने की प्रवृत्ति ही उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 30 में, दूसरा नहीं है साथियों, दूसरा गलत है। भाई सफलता व असफलता को समान रूप से क्यों स्वीकारेंगे? हम अगर दोनों को एक समान रूप से स्वीकारेंगे तो फिर सफल कैसे होंगे? यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो आज के 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। डाउट हो तो जरूर बताकर जाएं और साथ में जो क्वेश्चन सही किए वो भी बताकर जाए और ये भी बताकर जाए कि मज़ा आया या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों।